अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलील ख़ान। नाज़रीन, हेल्थ 21 ये वो प्लेटफॉर्म जहां पर आपसे मुताल्लिक़ मसले मसाइल मेडिकली जो भी सिचुएशन होती है, आपकी जो मसले होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। क्या बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं या क्या हो चुकी होंगी, आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं हो सकता है। ये जब पता लगता है कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं या इसका स्टेज ज़्यादा अपर हाई होता हुआ दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे बच्चों से ही मुताल्लिक, लेकिन एक अहम इशू बच्चों के अंदर जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का। एक अजीब सा कैंसर होता है बच्चों के अंदर जो कि बहुत कम बच्चों में होता है, लेकिन वो होता बड़ा ख़तरनाक है। उसको डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं या किस तरह से वो ट्रीट होता है, इस पर डॉक्टर्स का पैनल मौजूद होता है। वो इस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसर्न कर सकता है कि क्या इस पर ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद, उन सबका तारुफ करा दें। डॉक्टर आसिम रऊफ साहब हैं जो कि ईसा लैब से एफिलेटेड हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा तो इस टॉपिक के ऊपर नहीं बोलूँगा क्योंकि आप इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि बच्चों में ऐसा कौन सा कैंसर है जो कि आम लोगों को शायद नहीं पता होता। ये जब पता लगता है कि जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जब वो बताते हैं या आगाही उनको देते हैं, कौन सा ऐसा कैंसर है जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जब इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन होता है तो सबसे पहले तो ये सवाल होता है क्या बच्चों में भी कैंसर होता है? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी परसेंटेजेस मौजूद है हमारे हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स में कि जो बेचारे बच्चे कैंसर्स का शिकार हैं। ठीक है, इन कैंसर्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हमारे पास मौजूद हैं बच्चों में, वो ब्लड कैंसर्स कहलाते हैं। ठीक है, सही, जिसमें ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज और कुछ आंख के कैंसर्स होते हैं जिसको ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा और इस टाइप के कैंसर्स आपके पास मौजूद हैं। ज़्यादातर जो केसेस हमने देखे हैं वो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा ये ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इन चीज़ों से आगाही ज़रूरी है, बिकॉज प्रॉब्लम यही होती है कि इन चीज़ों की आगाही नहीं है, लोग नहीं समझ पाते। लोग कॉमन बुखार और ये चीज़ें बना के इन चीज़ों को बड़ा लंबा खींच देते हैं, और जब स्टेज 2 के अंदर चीज़ें आती हैं तो फिर तशवीश होती है, हॉस्पिटल्स दिखाया जाता है, फिर जीपीज़ बोलते हैं भाई हमारा काम नहीं है, बड़े हॉस्पिटल दिखाओ। जब बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो भाई पता लगता है कि भाई ये कुछ कैंसर की तरफ जा रही हैं चीज़ें, फिर कुछ बड़े टेस्ट होते हैं जिसमें तशखीस बन जाती है। फिर आगे उस पर डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आपने पकड़ा है। अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया तो उसकी प्रोग्नोसिस वेल एंड गुड है, एक अच्छा सर्वाइवल मौजूद है, लेकिन अगर स्टेज प्रोग्रेस कर चुका है तो फिर प्रोग्नोसिस थोड़ी वर्स्ट हो जाती है। अच्छा, कौन सा ऐसा जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि हम अभी देखिए, मोस्ट कॉमन जो हमने अपनी प्रैक्टिसेस में देखे हैं कैंसर्स, वो लीडिंग उसमें जो है वो ल्यूकीमिया और लिम्फोमास हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके सर्वेज में रेटिनोब्लास्टोमा के केसेस भी, न्यूरोब्लास्टोमा के केसेस भी हमने देखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेन जो प्रॉब्लम होती है कि किस एज के बच्चे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और क्या अलामात होती हैं कि जिस पे हमें तशवीश हो बिल्कुल कि वो कैंसर है। उससे पहले इस प्लेटफॉर्म की वसअत से मैं हमारे जितने भी लोकल जीपीज़ हैं जो अपनी क्लिनिक्स कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है लेकिन एक फिजिशियन मौजूद है, उनसे मेरी इल्तिमास है कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल इन्फेक्शंस में खुदारा डेक्सा को रोक दें। डेकाड्रॉन, डेक्सा, डेक्सम स्टेरॉइड्स हैं। हमारे पास एक कॉमन सिनेरियो है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो जीपीस कर रहे होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक बल्क कर रहा है। सही, उसमें मोस्ट क्वेक्स भी शामिल है। सही, बुखार के साथ आता है बच्चा या बड़ा कोई भी, मैजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, डेक्सा लगा देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, लोगों को नहीं पता होता। ऐसा इंजेक्शन लगाया कि मैं तो सुबह उठ के बैठ गया। सही, आप सुबह उठ के तो बैठ गए, अगर कॉमन चीज़ थी वो तो वाकई आप उठ के बैठ गए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल, आगे जाके वो प्रॉब्लम जरूर करेगा। हेल्थ इश्यूज, आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी मरूने मिन्नत है अब इस चीज़ के। कैंसर के हवाले से डेक्सा लगाने की जो प्रैक्टिस है, डेकाड्रॉन लगाने की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत ही बुरी हैं। कैंसर की चीज़ें इससे सप्रेस हो जाती हैं। वो डायग्नोसिस जो बहुत अर्ली स्टेज पे बन सकती थी, वो इन मेल प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत एडवांस स्टेज पे जाके बनती हैं, और फिर बच्चे के पास या माँ बाप के पास कुछ नहीं रहता। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँगा कि जहाँ डेक्सामेथासोन की नीड है वहाँ ज़रूर दें, लेकिन इररेलेवेंट यूज़ ऑफ डेक्सामेथासोन को खुदारा बंद कर दें। ये कोई मैजिकल ड्रग नहीं है।
आप जिंदगी से मत खेलें, उनकी खुशियों से मत खेलें। अच्छा, ज़्यादातर कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपके पास आते हुए दिखाई देते हैं? और एक कैंसर का नाम जिस तरह से हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑन्कोलॉजिकल कोई कैंसर का नाम था जो आप इस पे बता रहे थे। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज इन चाइल्डहुड एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसी के अंदर सारे कैंसर जो है ना वो आ रहे हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर मैं डिस्कस करूंगा ल्यूकीमिया बच्चों में। ये प्रेजेंट कैसे करता है या हम पकड़ते कैसे? देखिए कुछ अलामात मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सारी अलामात हों तो बच्चे को कैंसर ही है और आप उसको कैंसर बना के बैठ जाए। इट कैन बी कैंसर। एक बच्चे को मुसलसल 2 हफ्ते से बुखार चल रहा है, आप ड्रग्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, जीपी से भी ली, 40 पेशेंट से भी ली, बुखार ठीक नहीं होके दे रहा। अब वो ना ठीक होने वाला बुखार एंटेरिक की भी हो सकता है, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, वो भी 14 दिन का बुखार होता है। सही। लेकिन उसके लिए आपके पास टेस्ट मौजूद है। आप अगर 4 से 5 दिन का बुखार वो रह नहीं उतर रहा तो आप ब्लड कल्चर करवा लें, 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, ब्लड कल्चर पॉजिटिव हो गया, साल में बात खत्म। नहीं हुआ तो फिर आगे सोचना पड़ेगा। 14 दिन का बुखार है, 2 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा है या उससे भी ज्यादा का बुखार नहीं उतर रहा, पहली चीज दिमाग को माइंड जाता है कि भाई कुछ और मसला तो नहीं है, क्योंकि वायरल तो ज्यादा 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। एंटेरिक हुआ अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, कुछ तो है। दूसरी चीज सीवियर फटीग, बच्चा थका थका रहता है। अब लोग इसमें बोलते हैं भाई बच्चे तो बीमार हो गए तो बच्चा तो थके गई। मैं बिल्कुल मानता हूँ बच्चा थकेगा, लेकिन जैसे जैसे डिजीज रिकवरी की तरफ आती है तो बच्चे की फटीगेबिलिटी भी सेटल होने शुरू हो जाती है, और उसमें सीवियर फटीग होता है बच्चे को, मतलब अनयूजुअल फटीग होगा। बच्चा जिस दिन बुखार होगा, मैं मानता हूँ बच्चा निढाल होकर सोएगा, लेटेगा, एक्टिविटी नहीं देगा, लेकिन जैसे कुछ दिन गुजरते हैं बच्चा अपनी एक्टिविटीज में आना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें बच्चा अपनी एक्टिविटीज में नहीं आएगा। तीसरी चीज, बॉडी पेन बच्चे कंप्लेन करते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, हर डिजीज में होता है। देखिए मैन्युपुलेटेड चीजें, बट अगर कैंसर में होगा तो उसमें बोन पेन होगा, हड्डियों में दर्द बताएगा। अक्सर फिर माएँ कहती हैं भाई ये तो मुझे कहते ही कि मेरे तो टांगों में दर्द है तो क्या कैंसर हो गया? ऐसा नहीं है, वो फिर डॉक्टर का काम है कि वो बोन टेंडरनेस को असेस करे। पेशेंट तो यही बोलेगा कि भाई मेरे टांगों में दर्द हो रहे हैं, माएँ बोलेंगी टांगों में दर्द है, चल नहीं पा रहा, ये यहाँ बोलता है कि टांगे दबा दें। फिर डॉक्टर उसको असेस करेगा, उसकी टेंडरनेस को स्केलिंग करेगा। अगर वाकई बोन टेंडरनेस या जॉइंट टेंडरनेस है तो इट कुड बी अ साइन। अच्छा, ये डायग्नोस कैसे किया जाता है? डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस, ये टेस्ट कराए जाते हैं पर्टिकुलर कोई? जरा एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी जॉइंट एग्जामिनेशन होती है, पिटिंग एडिमा वगैरह चेक किया जाता है, तो उसमें बच्चा पेन जाहिर करेगा। उस पेन की टेंडरनेस को डॉक्टर ही असेस कर सकता है कि वो किस स्केल पे, 0 से लेकर 10 तक की स्केलिंग होती है। तो अगर माइल्ड पेन होगा तो वो हार्ट डिजीज में हो सकता है, वो 0 से 1 उसमें है। लेकिन सीवियर टेंडेंस होगी, बच्चा चीखेगा, बच्चा फौरन टांग खींचेगा। और फिर यही तो बात नहीं ना, खाली बोन टेंडेंस इज नॉट द साइन ना, आपने मजीद साइंस एंड सिम्टम्स भी देखने हैं। प्रोलॉन्ग फीवर है, अनएक्सप्लेन फीवर है, एक्सप्लेन नहीं हो रहा, टेस्ट समझ नहीं आ रहे, बॉडी पेन बहुत सीवियर है, बोन टेंडरनेस मौजूद है, गुठली है कोई, अब वो गुठली आपकी कॉमनली उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, वो आपके सर्वाइकल एरिया में भी हो सकते हैं, आर्मपिट्स में भी हो सकते हैं, ग्रियन एरिया में भी हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई गुठली है तो आप उससे रुजू करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गुठलियां इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, कैंसर की वजह से नहीं होती। और उसमें यही होता है कि हम देख लेते हैं कि भाई ये इन्फेक्शंस के साइन होंगे, उसमें रेडनेस होगी, ब्लड हॉट होगा, फीवर होगा, पेन होगा, तो वो मोस्टली इन्फेक्शन हिस्टोलॉजी करते हुए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, 4-5 दिन में रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर रिकवरी नहीं है, इन्फेक्शंस के साइंस ऐसे सच नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी है, तो इट कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर। अच्छा, कौन सी एज के ज्यादातर आपके पास बच्चे आते हैं? कोई सर्टेन एज है? एज लिमिट जो है वो डिफरेंट कैंसर्स की डिफरेंट है, ठीक है। आपके अप टू 6 मंथ से लेके 6 इयर्स की वल्नरेबल एज होती है, इसमें कॉमनली बच्चे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाज़ वक्त इससे ऊपर के एजेस में भी 6 to 10 इयर्स में भी ल्यूकीमिया, लिम्फोमास कॉमन है। अर्ली एज में थोड़ा ल्यूकीमिया कॉमन है, थोड़ा सा लेट एज ग्रुप जो है वो उसमें लिम्फोमास कॉमन है, ठीक है। तो आपने हर एज को असेस करना। और देखें बात ये होती है कि बीमारी किताब पढ़ के नहीं आती, कुछ लिम्फोमास जल्दी भी प्रेजेंट करते हैं, ल्यूकीमिया लेट भी प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपकी असेसमेंट है कि आप इस चीज़ को क्या एक्सेप्ट करें। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा छोटा है तो इसको लिम्फोमा नहीं हो सकता, या ये बच्चा बड़ा है तो इसको ल्यूकीमिया होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर एक रिसर्चेज मौजूद हैं, तो एक इटियोलॉजी देखा जाता है कि इस एज में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है तो हम इसकी तरफ ज़्यादा सोचें,
इस एज में ये चीज़ कॉमन है तो हम इसकी तरफ ज़्यादा सोचें। अच्छा, जिस तरह से हमने भी सर्टेन एज की और बात वेट लॉस कि हमने जिस तरह से एक पर्टिकुलर एज की बात करी कि किस एज में जाके ज़्यादा हो सकता है, फिर इसकी जो ट्रीट होती है या इसका मेडिकेशन जो होता है जी। वो एज के हिसाब से किया जाता है या इसका पर्टिकुलर यही इसका मेडिकेशन है कि भाई ये प्रॉपर मेडिकेशन है, ये इस एज के बच्चे को भी चाहिए होगा, ये इस एज के बच्चे को भी चाहिए होगा? देखिए मेडिकेशन पीरियड्स के अंदर जितनी भी मेडिसिन है ना वो एज रिलेटेड से ज़्यादा वेट रिलेटेड और उस पर डिपेंड करती हैं। देखिए ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट जो भी हैं उसमें स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं, सारी चीज़ें दी जाती हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू वेट होती है। अगर एक 6 किलो का बच्चा है और एक 16 किलो का बच्चा है, अगर दोनों को ल्यूकीमिया है तो ट्रीटमेंट सेम ही होगी, डिपेंड करता है स्टेज पे, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वेट के हिसाब से उसकी डोज एडजस्ट होगी। ज़ाहिर 6 किलो का बच्चा है उसकी डोज कम होगी, जो 16 किलो का बच्चा है उसकी डोज ज़्यादा होगी। तो ट्रीटमेंट प्लान ऑलमोस्ट वही होता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी को जस्ट कीमोथेरेपी से सेटलमेंट हो जाती है, किसी को रेडियोथेरेपी की नीड भी पड़ती है, किसी को सर्जरी की नीड भी पड़ती है, किसी को कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मोडेलिटीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है बच्चे की स्ट्रेंथ पे, इम्यूनो सप्रेस है या नहीं है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, और उसका वेट क्या है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से केसेस नज़र आते हैं हमें कैंसर के, और ख़ासतौर पे कराची में क्या परसेंटेज है सबसे ज़्यादा, कौन से कैंसर की ज़्यादा परसेंटेज है? देखिए मोस्ट कॉमन कैंसर जो ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमन हमने अपने देखा है। जितनी भी हमारी मेडिकल प्रैक्टिसेस मौजूद हैं उसमें ज़्यादातर जो हमने केसेस देखे वो ल्यूकीमिया की देखे हैं। उसका हार्म क्या है, क्या नुकसान करता है वो कैंसर? देखिए बेसिकली क्या होता है कि वो बोन मैरो को इन्वॉल्वमेंट करता है, बोन मैरो के जो नॉर्मल ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं उसको रिप्लेस करके वो पैथोलॉजिकल सेल्स बना देता है, जिसकी वजह से बच्चे में एनीमिया प्रॉब्लम होगा, बच्चे की बोन वीक्स होंगी, फ्रैक्चर शुरू हो जाएंगे, एक नॉर्मल जो ग्रोथ होगी वो रिटार्ड हो जाएगी, बच्चा वीक होता चला जाएगा, वेट लॉस करता चला जाएगा। उसमें मोस्टली जो हमारे पास बच्चे प्रेजेंट करते हैं ना वो एनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, खून की कमी। जब हम उसको देखते हैं कि हम ठीक है बच्चा अच्छा खासा खून की कमी है, फिर हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो लिवर इन लार्ज लिवर आपको मिलेगा, बिल्कुल लार्ज लिवर, स्प्लीन इन लार्ज मिल सकती है। ये सारे क्लूज होते हैं कि जो हमें देते हैं। अब होने को ये इंटेरिक भी हो सकते हैं, इंटेरिक में भी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो इंटेरिक को हमने ब्लड कल्चर से रूल आउट कर लिया। नई प्रॉब्लम हो रही तो आप उसका सिंपल एक हल होता है, आप इसमें पेरिफेरल स्मीयर करवा लेते हैं, जो बहुत कॉमन सी चीज़ है। पेरिफेरल स्मीयर पे काफ़ी चीज़ें आपको क्लू मिल जाती हैं। अगर पेरिफेरल स्मीयर पे आपको मैलिग्नेंसी का क्लू मिलता है तो आप उसका वर्कअप करवाएं फ़ौरन। देखें वर्कअप में ब्लड टेस्ट भी शामिल है जिसमें सीबीसी किया जाता है, यूरिक एसिड लेवल्स इन चीज़ों में बढ़े हुए होते हैं। अब यूरिक एसिड की बात होगी बड़ों में नहीं, बच्चों में भी है। बिल्कुल, यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, एलडीएच लेवल्स होते हैं, ये मार्कली रेज होते हैं। ठीक है, साथ में आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन है, लिम्फेडिनोपैथी है, मार्क लिवर इनलार्जमेंट है, स्प्लीन इनलार्जमेंट है, बोन टेंडरनेस है, प्रोफाउंड एनीमिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर गैदर होके एक क्लू बनता है। अगर आपको क्लू बन गया तो फिर फाइनली आप उसमें बोन मैरो बायोप्सी करते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, ताकि आपको ये एग्जैक्ट पता लगे कि कौन सा कैंसर है। ठीक है, इससे तो आपको ये पता लग गया कि मोस्ट प्रोबेबली मैलिग्नेंसी है, मोस्ट प्रोबेबली ल्यूकीमिया होगा या लिम्फोमा होगा, ये चीज़ होंगी। एग्जैक्ट क्या है, अगर लिम्फोमा है तो लिम्फ नोड बायोप्सी की जाती है, उसमें पता लग जाता है कि भाई कैंसर सेल्स मौजूद हैं। बोन मैरो बायोप्सी कहेंगे तो उसमें ल्यूकीमिक सेल्स मौजूद होंगे, तो वो सेल्स आपको मैनिपुलेट कर देंगे कि भाई ये वाला कैंसर है। आपने अब किस स्टेज पे इसको पकड़ा, स्टेजिंग के लिए फिर आपको सीटी एमआरआई वगैरह की नीड पड़ती है कि कैंसर कहाँ तक फैल चुका है, मेटास्टाइज हो चुका है, आगे फैल चुका नहीं फैल चुका। फिर उस स्टेज के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी कि आपने स्टेज 2 की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है या 3 की करनी है। अच्छा, कौन से स्टेज पे जाके हम इसको रिकवर कर सकते हैं, या कोई लास्ट स्टेज ऐसा है जिसमें नहीं कर सकते? कैंसर्स कोई भी हों, चाहे बच्चों के हों बड़ों के हों, एक रूल ऑफ थंब है, अर्ली डायग्नोसिस गुड प्रोग्नोसिस, लेट डायग्नोसिस वर्स प्रोग्नोसिस। जितना जल्दी इसको डायग्नोस किया जाए उतनी अच्छी प्रोग्नोसिस है। बाज़ वक़्त बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, एक नॉर्मल, हमने बच्चे कई ऐसे देखे हैं जो 15-15 साल भी एक नॉर्मल लाइफ स्पैन अपना गुजारते हैं। ठीक है, उनकी मेडिसिन चलती हैं, लेकिन जैसे ही प्रोग्रेस होगी वर्स्ट फेज में मिलेगा, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, 2 साल 3 साल में बच्चा आपके हाथ से चला जाता है। अच्छा, इस वक्त कराची के अंदर हम देखते हैं जहाँ पर मेडिकल की सहूलत के लिए बड़े बड़े दावे हम देखते हैं हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं, क्या इन तमाम चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ हैं कराची के अंदर? क्योंकि हम अक्सर केसेस देखते हैं कि फ़लाँ जगह बच्चे के साथ बुरा हो गया, उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया गया या उसको गलत मेडिकेशन कर दी गई।
आप भी प्राइवेटली क्लिनिक अपना चलाते हैं, तो क्या ये तमाम चीज़ें हैं कराची के अंदर मौजूद हैं, या जिस तरह से अताई डॉक्टर का बड़ा हम सुनते हैं शोर, वो ज़्यादा मौजूद हैं, या जो देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक वेल जस्टिफाइड और प्योरीफाइड डॉक्टर होगा उसमें देखिए इंसानी गलतियां हर जगह से होती हैं, लेकिन जो अताई डॉक्टर है उसमें चांसेस ज़्यादा हैं और जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है उसमें चांसेस कम है। इंसान फरिश्ता नहीं है, गलतियां हो सकती हैं। ठीक, जहाँ तक बात रही फैसिलिटीज़ की कैंसर के हवाले से बच्चों में, तो उसकी फैसिलिटीज़ कराची में बिल्कुल मौजूद हैं। ऑल्दो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसके मुकाबले में सेहत डिपार्टमेंट अब भी डेफिशिएंट है, बट ये कह देना कि फैसिलिटीज़ नहीं है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम इन फैसिलिटीज़ में काम कर चुके हैं। इस वक्त कराची में इंडस हॉस्पिटल, NICH जो जिना हॉस्पिटल में बच्चों का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कैंसर्स के पेशेंट्स को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बर्डन इन्होंने संभाला हुआ है। किरण हॉस्पिटल पीड्स डिपार्टमेंट को इतना थोड़ा फॉलोअप नहीं करते, हाँ बड़े बच्चों में वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जो लोअर एज है 4, 5, 6 ईयर्स तक वो थोड़े से कतराते हैं कि ज़्यादा उसमें मोडेलिटीज़ उनके पास कम है, लेकिन बड़े बच्चों में उन्होंने भी ट्रीटमेंट्स रखी हैं। तो इन केस कोई भी बच्चा सस्पेक्ट हो, गवर्नमेंट सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको इंडस और NICH में भेज सकते हैं बिल्कुल। बाकी प्राइवेट में देखें ये मोडेलिटीज़ आपको किसी छोटे सेटअप्स में नहीं मिलेंगी। बड़े सेटअप्स में जिन्हें टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स कहा जाता है उनके अंदर प्राइवेट में भी इनकी क्लिनिक्स एंड मोडेलिटीज़ मौजूद हैं। लिहाजा जो पेशेंट्स अफोर्डेबल हैं, प्राइवेट दिखाना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे भी रुजू कर सकते हैं। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में, छोटे सेटअप्स में नहीं। और अगर अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट सेटअप की तरफ रुजू करना चाहते हैं, इंडस, NICH आर गुड ऑप्शंस। अच्छा, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? हम प्रोग्राम के आखिर में इस वक्त पहुंचने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो लोग घरों पे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे को जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, बुखार हो गया, वो घर पे ही ट्रीट कर दिया, या कोई छोटी बड़ी ऐसी बीमारी है तो उसको घर पे ही ट्रीट कर रहे होते हैं, क्या सजेशन देंगे उन पेरेंट्स को जो कि तमाम चीज़ें घर पर ही अप्लाई कर रहे होते हैं? देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आजकल एक रिवाज आ चुका है कि सेल्फ ट्रीटमेंट और गूगल ट्रीटमेंट। बिल्कुल, काइंडली इससे खुद को बचाएं। देखें गूगल ने अगर ट्रीटमेंट कर देनी होती हर चीज़ की तो फिर मेडिकल सिनेरियो का खात्मा ही ज़्यादा बेहतर था। सेल्फ ट्रीटमेंट कभी कभी तो चल जाती है, लेकिन मोस्टली वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि आपको ये तो पता लग जाता है कि भाई ये गले की ये दवाई है, पर डोज क्या है वो प्रॉब्लम है। आपने डोज कम दे दी तो इलाज नहीं होना, ज़्यादा दे दी तो किडनी भी इफेक्ट, लिवर भी इफेक्ट। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो काइंडली मुआलिज से रुजू करें ताकि प्रॉपर डोज, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मिल सके। जो अलामात हैं मैंने बताई, एक मतलब फिर दोहराता हूँ। अगर एक बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा, एक्सप्लेन नहीं हो रहा, इन्फेक्शियस इटियोलॉजी एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो आपने लाजमी डॉक्टर को दिखाना है और क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। अगर उसको कोई गुठलियाँ महसूस हो रही हैं तो आपने दिखाना है, वो गुठली इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती हैं, TB की वजह से भी हो सकती हैं और कैंसर की वजह से भी हो सकती हैं। अगर उस बच्चे का वजन बिला वजह गिरता चला जा रहा है, बच्चा अच्छा खा पी रहा है, थायराइड का कोई और मसला नहीं है, TB का कोई मसला नहीं है, तो फिर इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर, ठीक है। या बच्चा बहुत थका थका रहता है, हड्डियों जोड़ों में दर्द की शदीद कंप्लेन कर रहा है, तो आपने लाजमी दिखाना है, ठीक है। और ओवरऑल बच्चा कमज़ोर होता चला जा रहा है तो आपने लाजमी इन चीज़ों को दिखाना है। बच्चा पीला होता जा रहा है, जिसे खून की कमी बोलते हैं, तो भी आपने उसको फ़ौरन दिखाना है। ऑल्दो आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से बहुत कॉमन है, मलेरिया के अंदर ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन आपने इग्नोर नहीं करना। लेकिन दिखाने से क्या होगा, चीज़ क्लियर हो जाएगी ना कि नहीं है। अगर है तो फिर पकड़ी जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, नहीं है तो ठीक है, फिर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम रऊफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज जो अहम इशू बच्चों के साथ कैंसर का, और एग्जिस्ट करता है कैंसर, कोई ये कहे कि बच्चों में कैंसर नहीं हो सकता, तो होता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, उसको रिकवर किया जा सकता है। फौरी तौर पे सिम्टम्स नज़र आए तो डॉक्टर्स के साथ रुजू करें या उनसे आगाही लें, और फिर क्या उसकी ट्रीटमेंट है वो भी लेते हुए दिखाई दें। इसके साथ साथ जो सिम्टम्स नज़र आते हैं उस पर घर पे ही कोई टोटके आजमाएं नहीं, बल्कि डॉक्टर्स के साथ जाकर रुजू करें और वो अच्छे तरीके से उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या उनको मेडिकेशन करनी ज़्यादा ज़रूरी है, मगर एक अच्छे डॉक्टर के साथ। क्योंकि हम देखते हैं कराची के अंदर अक्सर अताई डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है केस वो सबके सामने आते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रॉपर मेडिकेशन, एक प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ जाके आप लें तो अपने बच्चे को एक अच्छा और सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।